हर हर महादेव दोस्तों। बरसात की हल्की फुहारें पूरे शहर को भिगो रही थी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी 28 वर्षीय आर्या अपने पति विवेक की तस्वीर के सामने बैठी थी। शादी को केवल 2 साल हुए थे, लेकिन एक सड़क दुर्घटना ने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। पति के जाने के बाद लोगों का व्यवहार भी बदल गया। अब तुम रंगीन कपड़े मत पहनना, हंसना भी अच्छा नहीं लगता। विधवा होकर इतनी बाहर क्यों जाती हो? हर दिन कोई न कोई उसे उसकी पहचान याद दिला देता था, विधवा। लेकिन आर्या के पिता हमेशा कहते थे, बेटी, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके हौसले से होती है। कुछ महीनों बाद आर्थिक मजबूरी के कारण आर्या ने एक स्कूल में हिंदी शिक्षिका की नौकरी शुरू कर दी। पहले दिन वह बहुत घबराई हुई थी। तभी स्कूल के प्रिंसिपल आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, यहाँ आपकी पहचान सिर्फ आपकी मेहनत होगी, बाकी बातें बाहर छोड़ दीजिए। यह पहली बार था जब किसी ने उसे उसकी मजबूरी से नहीं, उसकी काबिलियत से पहचाना। धीरे धीरे आर्या बच्चों की पसंदीदा टीचर बन गई। उसकी मुस्कान लौटने लगी, लेकिन समाज को उसकी मुस्कान भी पसंद नहीं आई। एक दिन मोहल्ले की कुछ महिलाओं ने ताना मारा, लगता है पति को भुला दिया। आर्या चुप रही, मगर उस रात बहुत रोई। अगले दिन आदित्य ने उसकी उदासी देखी। अगर दुनिया आपकी खुशी से परेशान है, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। उन शब्दों ने आर्या के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जगा दी। कुछ महीनों बाद स्कूल में वार्षिक समारोह था। आदित्य ने आर्या से कहा, इस बार मंच का संचालन आप करेगी। आर्या डर गई। लोग क्या कहेंगे? आदित्य मुस्कुराया, लोगों का काम कहना है, आपका काम जीना है। समारोह वाले दिन पहली बार आर्या ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी समय भीड़ में कुछ लोगों की नज़रें उससे जज कर रही थी, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाने के बजाय आत्मविश्वास से मंच संभाला। कार्यक्रम के बाद एक छोटी बच्ची उसके पास आई, मैम, मैं भी आपकी तरह मजबूत बनना चाहती हूँ। आर्या की आंखें भर आई। उसे महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी नई शुरुआत अभी और बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है। वार्षिक समारोह के बाद आर्या पूरे स्कूल की सबसे सम्मानित शिक्षिकाओं में गिनी जाने लगी। बच्चे उससे बेहद प्यार करते थे और अभिभावक भी उसकी तारीफ करते रहते थे। लेकिन उसके घर का माहौल अभी भी वैसा ही था। चाची अक्सर कहती, विधवा औरत को जितना चुप रहना चाहिए उतना ही सम्मान मिलता है। आर्या हर बार चुप रह जाती। अब वह बहस नहीं करती थी, क्योंकि उसे समझ लिया था कुछ लोगों की सोच बदलना आसान नहीं होता। दूसरी ओर आदित्य ने दूर से उसकी हर परेशानी समझ लेता था। उसने कभी आर्या पर कोई एहसान नहीं जताया, ना ही उसके अतीत के बारे में ज़्यादा पूछा। वह सिर्फ इतना चाहता था कि आर्या फिर से खुलकर जी सके। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में दोनों किताबें सजा रहे थे। आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा, आर्या जी, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आर्या ने कुछ पल सोचा और बोली, पहले मुझे गाना गाना बहुत पसंद था, लेकिन अब वर्षों से गाया नहीं, तो आज सुनाइए नहीं। अब आवाज़ भी साथ नहीं देती। आवाज़ नहीं, हिम्मत साथ देनी चाहिए। आदित्य की बात सुनकर आर्या हल्का सा मुस्कुरा दी। उसी दिन उसने कई महीनों बाद धीरे धीरे एक पुराना गीत गुनगुनाया। पूरा कमरा जैसे जीवन से भर गया। कुछ दिनों बाद स्कूल की ओर से शिक्षकों के लिए एक पहाड़ी क्षेत्र में 2 दिन का शैक्षणिक प्रशिक्षण रखा गया। सुबह सुबह बस रवाना हुई थी। रास्ते भर बच्चे, शिक्षक और हंसी मजाक का माहौल था। आर्या कई महीनों बाद इतनी खुलकर हंसी थी। शाम को सभी लोग पहाड़ की चोटी पर सूर्यास्त देखने पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी। आर्या दूर खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। आदित्य उसके पास आया, जानती है, सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर लौट आता है। आर्या ने उसकी ओर देखा, क्या हर इंसान भी लौट सकता है? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, जो चला गया वह नहीं लौटता, लेकिन उनकी यादों के साथ जीने वाला इंसान ज़रूर लौट सकता है। आर्या की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे समझता है। समय बीतता गया। अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। स्कूल के बाकी शिक्षक भी उनकी समझदारी और सम्मानपूर्वक दोस्ती की मिसाल देने लगे। लेकिन समाज को यह रिश्ता पसंद नहीं आया।
एक दिन मोहल्ले की कुछ महिलाओं ने आर्या की माँ से कहा, आपकी बेटी रोज उस प्रिंसिपल के साथ दिखाई देती है। लोग बातें बनाना रहे। घर पहुंचते ही माँ ने आर्या से पूछा, सच बताओ, क्या तुम्हारे और आदित्य के बीच कुछ है? आर्या कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, माँ, अगर कोई मुझे सम्मान दे, मेरा दर्द समझे और मुझे फिर से जीना सिखाए तो क्या उससे दोस्ती करना भी गलत है? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात आदित्य ने आर्या को एक संदेश भेजा, अगर मेरी वजह से आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो मैं हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। संदेश पढ़ते ही आर्या की आंखों में आंसू बह निकले। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आदित्य उसके लिए सिर्फ एक अच्छा दोस्त नहीं रह गया था। आदित्य का संदेश पढ़ने के बाद आर्या पूरी रात सो नहीं सकी। बार बार वही शब्द उनके मन में गूंज रहे थे, आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति उसके बिना किसी स्वार्थ के जुड़ा है। अगले दिन वह स्कूल पहुंचे तो आदित्य अपने कार्यालय में व्यस्त था। दोनों की नज़रें मिली, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। पूरा दिन एक अजीब सी खामोशी में बीता। शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद आदित्य ने कहा, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आर्या ने सिर हिला दिया। दोनों स्कूल के बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर तक सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती थी। फिर आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा, आर्या, मैं जानता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत दर्द रहा है। मैं कभी भी आपकी पुरानी यादों की जगह नहीं लेना चाहता। आर्या चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। आदित्य आगे बोला, लेकिन सच यह है कि मैं आपको दिल से सम्मान करता हूँ और शायद प्यार भी करने लगा हूँ। ये शब्द सुनकर आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं एक विधवा हूँ। आदित्य मुस्कुराया। आपकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है, आप एक अच्छी बेटी है, बेहतरीन शिक्षिका है और सबसे बढ़कर एक मजबूत इंसान है। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे डर लगता है, समाज से, लोगों की बातों से। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, अगर आप ना कहेगी तो आपका फैसला स्वीकार कर लूँगा, लेकिन अगर सिर्फ समाज के डर से ना कहेगी तो यह आपके साथ अन्याय होगा। उस दिन आर्या बिना कोई जवाब दिए घर लौट आई। 2 दिन बाद यह बात किसी तरह मोहल्ले में फैल गई। अब लोग खुलकर बातें करने लगे। देखा, पति के जाते ही दूसरा रिश्ता ढूंढ लिया। आजकल की औरतों को शर्म ही नहीं रही। ये बातें आर्या के कानों तक पहुंची। वह टूटने लगी। उसी शाम उसके पिता ने उसे अपने पास बुलाया। बेटी, एक बात पूछूं? जी पापा, क्या आदित्य तुम्हें खुश रखेगा? आर्या ने पहली बार बिना झिझक कहा, हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। पिता मुस्कुराया। बस, फिर मुझे किसी और की राय की ज़रूरत नहीं। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। सालों बाद उसे लगा कि उसके अपने उसके साथ खड़े हैं, लेकिन परिवार के बाकी लोग इस फैसले के खिलाफ थे। चाचा ने गुस्से में कहा, अगर इस घर की विधवा दूसरी शादी करेगी तो हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। घर का माहौल कई दिनों तक भारी रहा। चाचा, ताऊ और कुछ रिश्तेदार लगातार आर्या पर दबाव बना रहे थे। दूसरी शादी करके हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। लेकिन इस बार आर्या चुप नहीं रही। उसने शांत स्वर में कहा, क्या एक विधवा का पूरी जिंदगी अकेले रहना ही उसकी इज्जत है? अगर एक पुरुष अपनी पत्नी के जाने के बाद दूसरी शादी कर सकता है तो एक स्त्री क्यों नहीं? पूरा कमरा खामोश हो गया। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। उसके पिता आगे आए और बोले, मेरी बेटी ने कोई अपराध नहीं किया है, वह सिर्फ अपनी ज़िंदगी फिर से जीना चाहती है। मैं उसके साथ हूँ। यह सुनकर आर्या की हिम्मत और बढ़ गई।
अगले दिन आर्या ने आदित्य को मिलने बुलाया। दोनों उसी स्कूल के बगीचे में मिले जहां पहली बार आदित्य ने अपने दिल की बात कही थी। आर्या कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर आज भी तुम्हारा फैसला नहीं बदला है तो मेरा जवाब हाँ है। आदित्य की आंखों खुशी से भर गई। उसने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे अतीत का हमेशा सम्मान करूँगा और तुम्हारे भविष्य को खुशियों से भरने की पूरी कोशिश करूँगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। वह हाथ सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि एक नई सोच का साथ था। कुछ ही दिनों में दोनों के परिवार की मुलाकात हुई। आदित्य की मां ने आर्या को गले लगाकर कहा, बेटी, बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर इस घर में आना। यह सुनते ही आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा कि भगवान ने उसे सब कुछ नहीं छीना था, लेकिन शादी से ठीक 3 दिन पहले एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। चाचा ने कुछ रिश्तेदारों को लेकर शादी रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हम इस शादी में शामिल नहीं होंगे और पूरे समाज में इसका विरोध करेंगे। आदित्य ने बहुत शांति से जवाब दिया, शादी आशीर्वाद से सुंदर बनती है, लेकिन अगर कोई आशीर्वाद न भी दे तब भी दो सच्चे दिलों का अलग नहीं किया जा सकता। आर्या ने पहली बार सबके सामने आदित्य का हाथ थाम लिया। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों की सोच के अनुसार जिया है। अब मैं अपनी जिंदगी अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में ऐसा आत्मविश्वास था कि कई रिश्तेदारों ने सिर झुका लिया। शादी का दिन आ गया। इस बार आर्या ने सफ़ेद नहीं बल्कि गहरे लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना। माँ ने कांपते हाथों से उसकी मांग में हल्दी लगाई और रोते हुए कहा, आज मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। मंडप में मंत्र गूंज रहे थे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए आर्या की ओर देखा। 7 फेरों के साथ दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लिया। जैसे ही आदित्य ने आर्या की मांग में सिंदूर भरा, पूरे मंडप में तालियां गूंज उठी। आर्या की आंखों में इस बार दर्द के आंसू नहीं बल्कि नई जिंदगी की खुशी चमक रही थी। उसे लगा जैसे लंबे अंधेरे के बाद आखिरकार उसकी जिंदगी में सूरज निकल आया हो। लेकिन शादी के बाद भी उनकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। नई जिंदगी के साथ नई जिम्मेदारियां और कुछ ऐसे लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे जो इस रिश्ते को हर हाल में तोड़ना चाहते थे। शादी के बाद आर्या ने आदित्य के घर में पहला कदम रखा। दरवाजे पर रंगोली सजी थी, दीपक जल रहे थे और आदित्य की मां ने आरती उतारकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आर्या ने झुककर उसके पैर छुए। इतने वर्षों बाद उसे ऐसा अपनापन मिला था कि उनकी आंखें नम हो गई। पहले कुछ महीने बहुत खुशहाल बीते। सुबह दोनों साथ स्कूल जाते, शाम को लौटकर चाय पीते और दिन भर की बातें साझा करते। आर्या फिर से हंसने लगी थी। एक दिन आदित्य ने कहा, आर्या, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आर्या मुस्कुराकर बोली, और तुमने मुझे जीना सिखाया है। लेकिन हर खुशी को कुछ लोगों की नज़र लग ही जाती है। एक दिन आर्या अपने मायके गई। वह चाचा अब भी उससे नाराज़ थे। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, देखा, दूसरी शादी करके बहुत खुश हो? आर्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मैं खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर उस महिला को यह खुशी मिले जिसे समाज ने बेवजह सजा दी है। चाचा बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद स्कूल में महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं को सम्मानित किया जाना था। इस बार मुख्य अतिथि ने मंच से घोषणा की, इस वर्ष साहस सम्मान शिक्षिका आर्या आदित्य शर्मा को दिया जाता है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी और समाज के लिए प्रेरणा बनी। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। आर्या मंच पर पहुंची। सम्मान ग्रहण करने के बाद उसने कहा, मैं यह सम्मान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के नाम करती हूँ जिन्हें कभी यह कहा गया कि उसकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है। याद रखिए, जीवन कभी ख़त्म नहीं होता, बस एक नया अध्याय शुरू होता है। उसका भाषण सुनकर कई लोगों की आंखें भर आई। समारोह के अगले दिन एक अप्रत्याशित घटना हुई। वहीं चाचा, जिन्होंने सबसे अधिक विरोध किया था, आर्या के घर पहुंचे। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने समाज के डर में तुम्हारी खुशी नहीं देखी। आज तुम्हें सम्मान मिलता देखा तब समझ आया कि गलती मेरी थी। आर्या कुछ पल चुप रही, फिर आगे बढ़कर उनके चरण छुए और बोली, रिश्ते माफ़ी से नहीं अपनापन लौटाने से छूटते हैं। आइए चाचा, घर के अंदर आइए। चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। आदित्य ने भी मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। उस दिन पहली बार पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर रहा था। रात को छत पर खड़े होकर आर्या ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे विवेक की याद अब दर्द नहीं बल्कि एक सम्मानित स्मृति बन चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाया, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को भी नहीं छोड़ा। आदित्य उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? आर्या मुस्कुराई। यही कि भगवान कभी कभी हमारी कहानी का पहला अध्याय दुख से लिखते हैं ताकि आखिरी अध्याय उम्मीद से भर सके। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों चांदनी रात में दूर तक फैले आसमान को देखते रहे। उसकी कहानी अब सिर्फ एक विधवा की नई जिंदगी नहीं थी, बल्कि हौसले, सम्मान, दूसरे अवसर और सच्चे प्रेम की थी मिसाल बन चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।